ये NCERT का एक्सरसाइज हमारी 5.1 का 9th क्वेश्चन की बात चल रही है। ठीक है जी। हमको fx की वैल्यू कुछ ऐसी दी है, x अपॉन मोड x जब x 0 से छोटा है और -1 जब x 0 से बड़ा और इक्वल टू है। ठीक है। अच्छा, अब फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने आपसे कहा वो सारे पॉइंट बताओ, जबकि इसने तो केवल देखो जरा जीरो के बारे में बताया हमको। जब वो ये बोले ना फाइंड या चेक करो कॉन्टिन्यूटी एट दी पॉइंट इंडिकेटेड, यानी ये पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है, अगर इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोले तो ही आपको केवल जीरो पे करनी है। ये बात मैंने पिछली क्लास में नहीं बताई थी, लेकिन हमें समस्या तब आती है जब वो बोल देता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो सारे पॉइंट्स बताओ। तो अब हम इस क्वेश्चन को 3 इंटरवल में तोड़ते हैं। एक, अगर नंबर लाइन की बात करी जाए तो देखो ये नंबर लाइन थी, ये 0, ये माइनस का इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट। 0 पे हमको चेक करने को यहां पर इसने कंडीशन दी है, तो मैं कह रहा हूं हम इसको 3 इंटरवल में तोड़ते हैं। पहला इंटरवल हो जाएगा ये पॉइंट यानी 0 वाला, 0 पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी हम, इसके थ्रू हो जाएगी। LHL भी मालूम है, ये रहा RHL भी मालूम है और f(0) भी मालूम है। एक हमें चेक करना पड़ेगा 0 के पीछे, और 0 के पीछे कितना पीछे, सारे पॉइंट्स के लिए। आपको नहीं लगता 0 के पीछे चाहे -1, -2, -3, -4, -5 कोई भी ले लो x की वैल्यू, उन सब पे फंक्शन हमारा यही रहने वाला है। एक हो गया 0 के आगे के लिए, ये वाले इंटरवल के लिए, और 0 के आगे ये वाली कंडीशन तो चलेगी। तो जब आपको वो बोले फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि आपको केवल जो पॉइंट दिया है केवल उसी के बारे में नहीं बात करनी, आपको जो दिया है उस पर तो चेक करना ही करना है, उसके पीछे और उसके आगे का भी जिक्र करके दिखाना पड़ेगा। पहले हम करें इस वाले हिस्से की बात करें, यानी एट x लेस देन 0, x की वैल्यू 0 से छोटी है, लेट कर लें a। भाई ये -1, -2, -3 अब अलग अलग चेक करके नहीं दिखा सकते इन सब पे, हमें कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। a मान ली हमने जो 0 से छोटी थी, अब वो 0 से छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे कहीं भी हो सकती है। उन सब के लिए हमारा जो fx रहेगा वो ये तो रहेगा x अपॉन मोड x। बताओ सही है। अक्सर ऐसा होता है कि इस पॉइंट के अलावा जो पीछे का ये हिस्सा होगा और जो आगे के हिस्से होंगे, इन सब में कॉन्टिन्यूस आएगा फंक्शन, लेकिन हमें इस पे केवल नहीं दिखाना, हमें पीछे, इससे पीछे और इसके आगे का भी दिखाना पड़ता है जब वो बोल देता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं आपको एग्जांपल की बात करूं, अगर जरा किताबें उठाओ अपनी, देखो 10 वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला एग्जांपल जो पहले देखा था उससे जस्ट ऊपर वाला, इसमें भी fx की वैल्यू केवल लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 पे दे रखी थी, है ना। लेकिन इसने पहले एक केस 1 दिखाया, ठीक है, उसको c को इसने लेस देन 1 बोला, है ना। केस 2 उठाया, c ग्रेटर देन 1 उठाया, और इन दोनों जगह पे देखो कॉन्टिन्यूस बोल रहा होगा। केस 1 के बाद लिखा है ना 10 f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटे पे वो कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसी केस 2 में जब उसने 1 से ज्यादा वाले नंबर उठाए, उसने भी देखो कॉन्टिन्यूस बोल रहा होगा, f इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स x ग्रेटर देन 1। दिख रही है लाइन ये वाली। ये दोनों केस जो हम बनाते हैं ना, उस जो पॉइंट इंडिकेट किया है उसके पीछे वाला और उसके आगे वाला, इन दोनों जगह पे अक्सर कॉन्टिन्यूस होता है। हमें तो केवल समस्या उसी जगह पे आनी होती है जिस जगह बात कर रहा है वो। अब देखो एट x इक्वल टू 1, ये c इक्वल टू 1 लिया जो थर्ड केस, यहाँ पे LHL और RHL सब दिखाया करके। इसलिए जब भी आपको वो बोले फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको वो सारे केस दिखाने पड़ेंगे करके। अब इस क्वेश्चन में भी जब उसने बोल दिया ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो हमने एक केस बनाया ये x लेस देन 0 वाला, उसको a मान लिया। अब a पे fx ये है, तो जब आपने a मान लिया तो इसको फॉर्मेलिटी वाले तरीके से करेंगे, और हमारा फॉर्मेलिटी वाला तरीका क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, fx की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a x अपॉन मोड x, इसकी वैल्यू डाल दी जाए तो a अपॉन मोड a यही तो आएगा, और एक निकालते थे हम f ऑफ a। आपको ध्यान है LHL RHL वाला जो फॉर्मूला कराया था, सिंपल फॉर्मूले को ऐसे ब्रेक किया था LHL RHL में, तो जो सिंपल वाला फॉर्मूला था उससे होते हैं ये वाले क्वेश्चन। और f ऑफ a की वैल्यू भी तो देखो वही आएगी, a अपॉन मोड a, दोनों इक्वल हैं, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स लेस देन 0, 0 के पीछे, यानी इस वाले सारे में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आएगा ही आएगा। ठीक है, अब सेम काम करेंगे, केस 2 बनाएंगे, जिसमें क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, लेट कर लेंगे x इक्वल टू b, मान लेते हैं उसे पॉइंट को। अगर हम करें एट x ग्रेटर देन 0 और लेट कर लें x की वैल्यू क्या, b,
जरा बताओगे एफ एक्स क्या होगा उस केस में? फिर 0 से बड़ी वाली वैल्यू देखो ये रही -1, एफ एक्स की वैल्यू मिल गई। अब इसको फिर इस तरीके से करेंगे, कॉन्टिन्यूस तो अपने आप ही आ जाएगा। ये कैसे लिखा जाएगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू b एफ एक्स, यानी लिमिट x टेंड्स टू b एफ एक्स की वैल्यू क्या है? -1। जब यहाँ पर x है ही नहीं तो पुट क्या करेंगे? -1 ही आ जाएगा। और दूसरी वाली वैल्यू f ऑफ a, जो यहाँ पर क्या है हमारा? b, ये भी तो -1 ही आएगा। तो फिर से वही आ गया, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x ग्रेटर देन 0। यानी एक केस में आपने इसके पीछे दिखा दिया सारा, एक केस में इसके पीछे सारे कवर कर दिए। अब तीसरा केस बनेगा हमारा कौन सा? एट एक्स इक्वल टू 0 वाला। उसमें हम इन दोनों का यूज करेंगे, एक बार एलएचएल का, एक बार आरएचएल का। तो जब इसका आंसर लिखा जाएगा तो क्या बोला जाएगा? अभी 0 पे चेक नहीं करा मैंने। अगर आंसर हमने 0 पे चेक कर लिया और वो कॉन्टिन्यूस आ गया, मान लो आ गया, तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मान लेते हैं 0 पे कॉन्टिन्यूस ना आता, तो आप क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एल्स एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। बस 0 पे चेक किया और वहां कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहा, लेकिन 0 के पीछे कॉन्टिन्यूस था, 0 के आगे कॉन्टिन्यूस था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यानी कि आपको जब जब वो ये बोलेगा एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, केवल तभी आपको एलएचआर आरएचएल का यूज करना है। एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करो, तभी एलएचआर आरएचएल चेक करने हैं। लेकिन वो फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर ले, तो यानी आपको जो पॉइंट दिया है उस पर तो चेक करना ही करना है। उसके पीछे का एक केस बनाएंगे सारी वैल्यूज के लिए, उसके आगे का एक केस बनाएंगे सारी वैल्यूज के लिए, और फिर उसको तो चेक करेंगे। लेकिन ये काम बार बार मत करना। बार बार मतलब आपने 15 क्वेश्चन करे, अब 15 क्वेश्चन में हमको पता है सब में इस तरीके से कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा, पीछे वाले सारे पॉइंट्स पे, आगे वाले सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस आएगा ही आएगा। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा करा जाता है। एक बार कर लेना 15 क्वेश्चन के लिए, आगे वाला काम और पीछे वाला काम बस। जब लेकिन एग्जाम में जरूरत पड़ेगी, वहां बोल दे फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखा हुआ आ जाए, तो ध्यान रखना कि जी इसके पीछे भी दिखाना पड़ता है करके, इसके आगे का भी दिखाना पड़ता है करके, और फिर 0 वाला काम आएगा। ओके, हाँ, अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो तुम्हारा ये सारी मेहनत बच जाएगी। तुम्हें केवल एक स्पेसिफिक 1 पे चेक करना पड़ेगा एलएचआर। ओके, वैसे अक्सर एग्जाम में ना एक्स इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन आती है, 1 2 वाली, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आती। लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, मिटाने से अभी मैंने बोला कि छोड़ा हुआ है एट एक्स इक्वल टू 0, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, केस 3 हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। केवल एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर लेना, हर क्वेश्चन में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर वो आएगा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मेरी बात याद रह लेगी, बस वहां जाके भूल गए अगर, तो सारी मेहनत खराब है। नंबर कटेंगे ऑब्वियसली, वो बोलेंगे सारे पॉइंट विदाउट डिसकंटिन्यूटी के। वो तुमने 1 पे चेक करा केवल, जब आपको पूरी नंबर लाइन दी गई थी चेक करो पूरी नंबर लाइन, आपने केवल 1 पे चेक करके बता दिया। आपको कैसे पता कि इसके पीछे कॉन्टिन्यूस था या नहीं था, इसके आगे कॉन्टिन्यूस था कि नहीं था, आपको कैसे पता? ये सवाल पूछेगा ना टीचर आपसे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको ना इसी एक्सरसाइज के एफ एक्स की वैल्यू दी है 3, 4 और 5। यहाँ पे कह रहा है x 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, यहाँ पे कह रहा है x 1 से बड़ा है और छोटा है 3 से, यहाँ पे कह रहा है 3 से बड़ा और छोटा है इक्वल टू 10 के। ठीक है, अब आओ समझो जरा एक चीज, देखो इसको नोट करी कि नहीं करी तुमने। हमको इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोल रहा है। कायदे से देखा जाए तो हमारे यहाँ पर देखो एक तो 0 है वैल्यू x की, एक 1 है, एक 3 है, एक 10 है, 4 वैल्यूज हैं। तो क्या हम 4 पे चेक करेंगे? नहीं, हम चेक करेंगे उन वैल्यूज पे जिनके एलएचएल और जिनके आरएचएल दोनों में फंक्शन मालूम होगा। जैसे कि देखो x की बात करें 1 पे, देखो ये x ग्रेटर देन 1 कहा जाएगा। क्या मतलब x ग्रेटर देन 1 का? 1 के ऊपर प्लस यानी आरएचएल, 1 के आरएचएल में फंक्शन ये है। ऐसे देखो इसी क्या कहा जाएगा? x की वैल्यू 1 से छोटी यानी एलएचएल हो गया ना 1 के लिए, यानी 1 पे दोनों वैल्यूज मालूम है, एक तो 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे देखो 3 का, देखो x लेस देन 3 यानी 3 का एलएचएल हो गया, x ग्रेटर देन 3 यानी 3 का आरएचएल। तो बस अगर मैं आपको कहूं 10 पे चेक करो, आप 10 पे तभी तो चेक करोगे जब आपको 10 के इधर दोनों जगह फंक्शन मालूम हो। ये तो 10 का केवल एलएचएल है, देखो x लेस देन इक्वल टू 10 है ना,
10 का RHL तो है ही नहीं, 10 पे चेक नहीं कर सकते। ऐसे ही देखो 0 पे देखो, x की वैल्यू 0 से बड़ी दिख रही है, यानी 0 का RHL हुआ ये, 0 का LHL गायब है। पता कैसे कह रहा हूं मैं अब? ठीक है, तो आपको केवल उन्हीं फंक्शंस पे, उन्हीं पॉइंट्स पे चेक करना है क्वांटिटी जिनका LHL और RHL दोनों आपको गिवन हो। तो ये 4 वैल्यू केवल गुमराह करने के लिए हैं। NCERT 5.1 नहीं है, अब ये एग्जांपल नंबर 13 है। fx की वैल्यू इसमें 2 दी हैं, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर जब x लेस देन 0 है। मिला सबको? मेरी वाली बुक में 13 नंबर पे है ये। और क्वांटिटी चेक करने को कह रहा है इस फंक्शन की। ठीक है, आप लोगों को सॉल्यूशन दिख रहा होगा, सॉल्यूशन में 3 केस भी दिख रहे होंगे। देखो, अब मुझे ये बताओ, कौन बच्चा बताएगा क्यों इसने 3 केस बनाए, क्यों इसने 0 पे चेक नहीं कर लिया, केवल खत्म कर दिया काम? बताओ, क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्यों इसने एक ही केस में LHL RHL, देखो केस 3 जो है ना, उसी में LHL भी है, उसी में RHL भी है, दिख रहा है? फिर केस 1 केस 2 की क्या जरूरत थी? अरे पूरा सॉल्यूशन पढ़ के बताओगे आंसर, दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं पूछ रहा हूं, इसने केस 1 केस 2 केस 3 ही क्यों बनाए, केवल केस 3 से केवल सॉल्व क्यों नहीं करा? छोटे से शब्द में आंसर दो। मैं कह रहा हूं क्यों? क्यों 3 ही केस क्यों बनाए? एक केस, केवल केस 3 से काम क्यों नहीं चला LHL RHL वाले से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई तो बोल दो, क्यों केस 3 से ही काम नहीं चला? छोटे से शब्द में आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले यही बात। अगर वो इंडिकेटेड पॉइंट जो है वो नहीं देगा, तो आपको उस जिस पॉइंट पे ये दिख रहा है फंक्शन, उसके पीछे भी दिखाना पड़ेगा, उसके आगे भी दिखाना पड़ेगा। लिखवाऊं क्या ये बात? दूसरी बार बताइए थोड़ी देर में। अभी ये क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29, 4 क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट पढ़ो ऊपर वाली। कैसे लिखा है, कैसे पहचाना आपने कि दे रखा है? लिखा है ना एट x इज इक्वल टू π/2 भी लिखा है, और ऊपर स्टेटमेंट में भी लिखा है एट दी इंडिकेटेड पॉइंट। तो इनमें जरूरत नहीं है हमें कुछ भी मेहनत करने की, सीधे LHL RHL से काम चल जाएगा। तो जिन क्वेश्चंस में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता, उनमें हमें वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, और फॉर्मेलिटी कहेंगे उसे हम, क्योंकि उसके पीछे भी कॉन्टिन्यूस होता है, उसके आगे भी हर जगह होता है, लेकिन दिखाना पड़ेगा केस 1 केस 2 करके। तो वापिस आए एग्जांपल पे। नहीं, मैं नहीं, अभी तो कहा मैंने, अगर 15 क्वेश्चन करे तो 15 में से केवल एक में ही करनी है ये चीज, 15 के 15 में लिख के नहीं दिखानी, क्योंकि फॉर्मेलिटी है वो, उसके पीछे और उसके आगे कंटिन्यूस होना ही होना है। खैर, मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा था, इसका कंटिन्यूटी चेक करनी हो अगर, तो अब फिर से केस 1 केस 2 केस 3 बनेंगे। तो केस 1 क्या बनाएंगे आप लोग? x 0 से पहले यानी लेस देन 0, x की वैल्यू a ले लें 0 से पहले, तो उसके लिए fx की वैल्यू क्या आएगी, जो कि क्या है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? क्वेश्चन है, फंक्शन कौन सा है ये? शर्म करो नलायको, पावर 2 दिख रही है, लीनियर कह रहे हो? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो है ही, पावर 2 है तो। लेकिन क्वाड्रेटिक से भी मोर स्पेसिफिक आप बोल सकते हो सर ये पैराबोला का कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपवर्ड पैराबोला। क्या यार तुम्हें हद हो गई, कुछ भी ध्यान रखता नहीं। अभी कह रही थी प्रैक्टिस, ये चीज भूल गई 11th वाली है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, याद है? बस मैं बोलना नहीं चाह रही थी, याद तो सब रहता है। तो मैं इसीलिए ये एग्जांपल करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में देखो उसने fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए क्या बोला, और वो भी केवल किसके लिए? 0 से छोटे के लिए। आपको नहीं लगता अगर आप इसका कर्व बनाओ 0 से छोटे के लिए, तो वैसे तो fx को y मानते हैं ग्राफ के लिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पढ़ते थे हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो अपवर्ड पैराबोला हुआ करता था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, है ना? और उस अपवर्ड पैराबोला को केवल इस कंडीशन के लिए बनाना है, यानी 0 से छोटे के लिए। तो मैं ऐसे करके लाऊंगा और बस यहीं रुक जाऊंगा, आगे जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, उसके लिए ये फंक्शन नहीं है। तो ऐसे बना ले, अपवर्ड पैराबोला का ये हिस्सा हो गया, सही है? आपको नहीं लगता एक कॉन्टिन्यूस है? ध्यान है ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हम 1-1 और ऑन टू फंक्शंस पढ़ रहे थे, आप उस टाइम नहीं थी, तो मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन ग्राफ बना के भी हो जाते हैं। अगर फंक्शन हर पॉइंट पे हमें कोई वैल्यू दे रहा है ग्राफ में, तो हम ग्राफ बना के बोल सकते हैं
इसने ग्राफ बना के दिखाया आपको, देखो ध्यान से उसे देखो। एनसीईआरटी में अपनी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड पैराबोला का दिख रहा है और ओरिजिन के राइट साइड में y इक्वल टू एक्स है ना, देखो। और y इक्वल टू एक्स इज अ लीनियर इक्वेशन। और बताओ कुछ, स्ट्रेट लाइन। और बताओ कुछ, ओरिजिन से होके जाएगी, ये ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन केवल इतने हिस्से में, वापिस तो आ नहीं सकती नीचे। क्यों? क्योंकि इधर एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कर्व बन रहा नहीं बन रहा? तो आपको जब मैंने 3 केस बनाने को कहे, 0 से ज्यादा के लिए, 0 से कम के लिए और 0 पे चेक करने के लिए, जब 0 से छोटे के लिए चेक करेंगे तो ये एक अपवर्ड पैराबोला है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। देखो ये लिखा है इसने स्टेटमेंट में, देखो एक छोटी सी लाइन लिख के दिखा दी है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस होगा। सी एग्जाम्पल 2, ये भी लिखा है ना। और एग्जाम्पल 2 में बताया क्या कर रखा है इसने, फॉर्मेलिटी वाला तरीका वही। देखो एग्जाम्पल 2 पे जाके देखो, एग्जाम्पल 2 पे जाके देखो, लिमिट x टेंड्स टू a या b कुछ भी ले लो, fx वो a स्क्वायर बन जाएगा। फिर एफ ए निकाल के दिखा दिया, वो भी a स्क्वायर ही आएगा, है कि नहीं? तो अब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को, इस केस के लिए 2 तरीके बता रहा हूं करने के लिए। नित्याकांक्षा जी, पहला तरीका कौन सा होगा? गुड। दूसरा जो आपने बताया था, खत्म बात। पहला कौन सा? जो आपने अभी बताया था। दूसरा कौन सा? जो अभी वाले के बाद में बताया था। दोनों खत्म। अब आप कौन से वाले से करोगी? जो अभी बताया। ये हुई ना बात सही। तुम लोग किससे करोगे भाई? अभी वाले से या अभी के पहले वाले से, जिससे जो मैंने बताया उससे ही? ठीक है चलो, मैं किससे करूंगा? मैंने ग्राफ बना दिया ये वाला, तो मैं सिंपली बोलूंगा वी कैन सी दैट फॉर x लेस देन 0 द गिवन कर्व इज ऑफ पैराबोला which is a continuous function, therefore function is continuous at all points x less than 0। ग्राफ बना के दिखा दिया ना, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ग्राफ का नाम भी बता दिया कि 0 से पीछे वो पैराबोला है, 0 आगे भी पैराबोला होता अगर वो पूरा फंक्शन दिखाते तो। ठीक है ना? तो फिर मैं वो एलएचआर आरएचएल की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे करने की, या फिर फॉर्मेलिटी वाले तरीके की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं पूरी चीज लिख के दिखा दूंगा कि ये पैराबोला है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस होगा, ग्राफ दिखा दूंगा बना के जस्टिफिकेशन के लिए, तो फिर किसी भी टीचर को ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसने वो फॉर्मेलिटी वाला तरीका करा या नहीं करा। ठीक है, चलिए अगर मैं अब केस 2 की बात करूं, केस 2 में क्या बोलेंगे? x 0 से बड़ा, लेट x इज इक्वल टू b। इस पे फंक्शन क्या है इस बार हमारे पास? x। अब फिर इसके बारे में नितिकांक्षा जी क्या बोलेंगी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे नितिकांक्षा जी, बताइए। और ओरिजिन से पास हो रही है और स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ऐसे किस्तों में यहाँ ये ऐसे करके लीनियर पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइन, ऐसे पॉइंट लिख दोगे क्या नीचे बहुत सारे? जैसे कोई वो हिस्ट्री के वो लिख रहे हो, 1971 में ये हुआ, 1972 में ये हुआ, फिर 75 में ये हुआ, ऐसे लिखोगे क्या? एक छोटी सी लाइन में कंक्लूजन दे दो। हाँ वो कंटिन्यूस वाली कंक्लूजन तो। अरे मैडम ये लिखोगे क्या 0 से पास होगी? 0 से पास होगी ऐसे लिख के आओगे क्या आप? मुझे वो छोटी सी लाइन में इंग्लिश में नहीं बोल सकते जरा सी? स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू मत बोल, ये बोलिए फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 द गिवन फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन which is, yeah, that is a line which is passing through origin, therefore it will be continuous at all points x greater than 0। ये छोटी सी लाइन लिखनी है बस, इसमें वो भी कवर हो गया कि ओरिजिन से पास कर रहा है, लीनियर है वो भी कवर हो गया। आपने और स्पेसिफिकली बता दिया कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना? ये केस 1 केस 2 हो गए। अब फॉर्मेलिटी वाले से कर लिया, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ की। ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा जी, अब केस 3 की जरूरत पड़ेगी जब, तो क्या होगा? एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करा जाएगा। तो फिर पहले निकालेंगे हम LHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से छोटी थी तो फंक्शन x स्क्वायर, क्या ऐड करते थे? 0 माइनस h, जिसकी वजह से h 0 बन जाया करता था, तो बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पर 0 माइनस h का होल स्क्वायर। अब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूं, उसके बाद h की वैल्यू 0 डालूं, 0 ही आएगी। तो LHL क्या आ गया? 0। चलिए RHL की बात करी जाए तो 0 से बड़ा, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन देखो कौन सा है? x। फिर ऐड करा जाएगा यहाँ पर इस बार क्या? 0 प्लस h
जिससे h बन गया 0। नेहा जी ठीक हो तुम? नेहा जी ठीक हो तुम? h की वैल्यू h टेंड्स टू 0 होने पर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 0 प्लस h, ये वाली वैल्यू। h को 0 डाला जाएगा, ये भी 0। ठीक है, LHL 0, RHL 0। अब क्या बचा? f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू देखो इक्वल टू कहाँ है? ये रहा। इक्वल टू पे x था तो x की वैल्यू 0 डालने पर 0, यानी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। अब हम कह सकते हैं फंक्शन 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने जो कल पढ़ा था उसमें छोटा सा मॉडिफिकेशन करा के दिखाया कि एक केस ये, एक केस ये, और दिखाना है कहाँ ये दोनों केस। ये तो आपने कल भी करा था सारा काम। मैं बताऊं, मैंने तुम्हें दिया था बनाने के लिए, नहीं बना? या फिर याद नहीं आया? याद तो था लेकिन बना नहीं। बनाया? बनाया। पीछे दोनों लड़कों ने तो बना लिया। बुद्धि तेज होती है ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करने से। क्या पता कौन सा आ जाए। आप एक केवल पटरी 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 पे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तो क्या मिलेगा? जो किताबों में है वो सब मिल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भटक के देखो तो आपको दूसरी तरह की दुनिया भी दिखेगी ना जो होती है। उसके लिए दिया था बस ये। तो मैंने आपको ग्राफ दिया था इसका, x-1 का मोड, x-2 का मोड, इसका ग्राफ दिया था ना। आपने कैसे बनाया? वैल्यू डाल के। और आगे किसी ने कोशिश नहीं करी? रिया जी आपने भी कोशिश नहीं करी? दिखाओ कोशिश। अच्छा हवा में करी, चलो जरा मुझे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म बताओ इसकी क्या बनी थी। -2x + 3। अरे 1 लेस देन नहीं, x के लिए बोला करो, बीच वाले से होती है। अगला वाला 2x - 3, जब x की वैल्यू 2 से और इक्वल टू बड़ी और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। तो आपको ग्राफ बनाना था इसकी मदद से, इतनी टेंशन की होती ना पड़ती। भाई इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने अगर इसका यूज कर लिया तो समस्या खत्म। क्यों? अब y की वैल्यू एक बार ये लो, x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए देखो, ठीक है? x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए ना, यहाँ कहीं 1 है और 2 का जिक्र है बस, ये है ना। अब 1 से छोटा था तो y की वैल्यू ये है, यानी इस सब के लिए लाइन है हमारी y इज इक्वल टू -2x + 3। इसका तो ग्राफ बनाना आता है हमको, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी डालनी है। लेकिन बस 1 से छोटी, यानी एक बार x को 0 डाल लो और एक बार -1 डाल लो। तो 0 डालोगे तो क्या आएगी वैल्यू, और -1 डालोगे तो 5। तो एक पॉइंट आया 0,3, 0,3 तकरीबन यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ कहीं आ जाएगा। और -1,5, -1,5 ऊपर, और तो ऐसे करके ये लाइन आ जाएगी। सही है। अब 1 के इक्वल थी, देखते रहना ध्यान से। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी थी, तब ये कंडीशन थी, x की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं थी। जब x की वैल्यू इक्वल टू 1 है ना, तो फंक्शन 1 पे है, तो क्या लाइन यहाँ तक आएगी? नहीं, ये 1 है ना, तो x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1 है, देखो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा। 1 पे 1 है, समझ रहे हो? क्यों ये 0 पे नहीं आया? क्योंकि यह यहाँ पर ना x की वैल्यू कितनी है? 1, लेकिन y तो 0 है, तभी तो x एक्सिस के ऊपर था ये। आपको समझना पड़ेगा, x की वैल्यू जब इक्वल टू 1 है तो y भी 1 है, तो 1 पे 1 ऐसे आया। अब 1 और 2 के 1 देखो, 1 से शुरू और 2 के पहले तक आंसर कितना है? केवल 1, यानी यहां तक ऐसे करके चलेगा। हाँ, कोई वैल्यू लोगे तब भी आंसर 1। देखो इन दोनों के बीच में सारी जगह 1 ही तो है आंसर, तो ऐसे करके। अब इक्वल टू 2 पे देखो क्या है, ये लाइन पकड़ ले। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x - 3। इसका अगर डब्बा बना दें एक, अब x की वैल्यू 2 रखेंगे और 2 से ज्यादा रखेंगे केवल, तो 3 रख दें। तो 2 रखने पे कितना आएगा? 4 - 3 1, और 3 रखने पे 3 2 6 - 3 3। x की वैल्यू 2 पे देखो आंसर कितना है? y की वैल्यू 1, यही है फिर तो। x की वैल्यू 2 पे y 1 ही तो है, और x की वैल्यू 3 थोड़ा और आगे गए तो y कितना आ गया? 3। ये 1 है और ये 3, यानी तकरीबन यहाँ। सही कोशिश थी तुम्हारी, पीछे वालों की दोनों की। अब देख रहे हो तुम, ना तो ये लाइन जो थी ऐश्वर्या जी वो नीचे आई, ना ये वाली लाइन नीचे आई, क्योंकि मोड है ना साथ में। मोड वाली वैल्यूज के लिए जब पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करा जाता है तो वो नीचे आएगी नहीं। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो बड़ी के लिए बनेगा, बस छोटी पे बनेगा ही नहीं वो लाइन। जिनको कंफ्यूजन था अब चल गया पता कि इसका ग्राफ ना बनाओ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो ऐसे। अब देखो सारी लाइनें ही तो हैं, y इक्वल टू ये लीनियर, y इक्वल टू ये लीनियर, y इक्वल टू ये लीनियर, और लीनियर का तो ग्राफ बनाना आता है।
एक ही समस्या तो है बस, जब 10th या 11th में ग्राफ बनाया करते थे तो 2 पॉइंट ढूंढे और ऐसे करके खींच दिया करते थे और पीछे भी खींच दिया करते थे, जहां से ज्यादा पेन जा रहा बना दिया करते थे। अब ऐसा नहीं काम करना बस। अगर उसने बोला है 1 से छोटे के लिए है तो 1 से छोटे के लिए ही बनेगी, वो 1 पे आके 1 तक रुक जाएगी, वो आगे नहीं जाने की, ऐसे करके बतलाएंगे। तो देखो ये बन जाएगा। इसकी जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ेगी ग्राफ बनाने की, फिर वहां फिर मत कहना दिखाओ। इंटीग्रेशन में क्या बोल देगा वो कि ये एफ एक्स है ये, और 0 से लेके 5 तक या 0 से लेके 8 तक एरिया ढूंढो एरिया। अब एरिया तभी मिलेगा जब ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ बन गया, अगर 0 से लेके 8 तक का एरिया चाहिए अब, तो ये एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 8 यहाँ कहीं आएगी। तो देखो 0 से लेके यहाँ तोड़ेंगे एक फंक्शन, ये वाला ट्रेपीजियम बन गया ये, इसका एरिया निकाल लेंगे। 1 से 2 तक क्या है ये, एक रेक्टेंगल, इसका एल इंटू बी से निकाल लेंगे एरिया, और 8 यहाँ पे आएगा कहीं, तो ऐसे करके फिर एक ट्रेपीजियम नहीं बन जाएगा। देखो एक इसका एरिया निकाल लेंगे, लेकिन जो इसका ग्राफ बनाएगा वही तो निकालेगा। इसलिए अगर अभी भी नींद आए तो खड़े होकर पढ़िए इस बार, ठीक है। हमने एग्जाम्पल नंबर 13 देखा था अभी, ठीक है ना। आगे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 15 मेरी में है बॉक्स एक्स, अगेन ग्राफ। ओहो 11th क्लास का फंक्शन है, 11th क्लास में पढ़ा था हमने बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सीढ़ी नुमा ग्राफ। ध्यान है किसी को? अब पता है इसमें क्या होगा, जैसे ही आपको बोलेगा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। एग्जाम्पल नंबर 15, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। अब कुछ बच्चों को गलत समझ आती है कि ये क्लोज इंटरवल है। तुम में से नहीं है वो बच्चे, कुछ तुम में से नहीं है एक भी वो बच्चा? क्यों नहीं होगी तुम्हें कंफ्यूजन, बताना जरा। इसलिए कोई अंतर बताओगे इसमें और क्लोज इंटरवल में? अगर तुम इसके बारे में जानते हो तो अंतर भी बता सकते हो। फिर तो बताओ क्यों इसे क्लोज इंटरवल नहीं बोलोगे, बताओ अंतर फिर, अगर तुम जानते हो इसके बारे में तो। एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स को क्यों क्लोज इंटरवल नहीं कहोगे आप लोग? क्योंकि इसमें दो वैल्यूज नहीं है। क्लोज इंटरवल ऐसे लिखा रहता है, उसमें अंदर दो वैल्यू होती है, बीच में एक कॉमा भी होता है ना, तभी तो बोलते हैं। देखें जरा, देखो ऐसे, है ना। क्या मतलब होता है इसका? क्लोज इंटरवल है, 0 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है और बीच की वैल्यूज भी हैं, लेकिन इसमें कभी भी दो वैल्यू नहीं मिलेगी लिखी हुई। तो आप जानते हो भले ही, लेकिन जब जब आपको कहा जाए कि अपनी जानकारी व्यक्त करो तो कर दिया करो व्यक्त, ठीक है ना। चलिए एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, इसको चेक करने को कह रहा है कॉन्टिन्यूटी। अगर हमें इसका ग्राफ ध्यान है, अगर हमें इसका ग्राफ ध्यान है तो अच्छी बात, लेकिन ग्राफ नहीं भी ध्यान तो ये तो बताना चाहिए कि अगर हम इसमें 1.2 डालते हैं वैल्यू तब भी आंसर 1 आता है, 1.3 डालते हैं तब भी 1 आता है, 1.4 पे भी आंसर 1 ही देता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो 1.2 है, 1.2 के अंदर बड़े से बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है? क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब बड़े से बड़ी इंटीजर वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू। तो 1.2 के अंदर सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू 1 ही तो होगी, 1 से बड़ा तो इंटीजर है ही नहीं। अभी ये 2 बनता थोड़ी देर बाद, जब ये 1.5 6 7 8 9 के बाद 2 आता तब। तो अभी तो 1.2 में सबसे बड़ी वैल्यू जो इंटीजर की है 1 ही तो है वो, इसलिए 1 आता है इसका आंसर। इस 1.3 के अंदर भी बड़े से बड़ी वैल्यू 1 ही है, 1.4 में भी 1 ही है। तो आप अगर ध्यान सोचें, इस पे भी 1, इस पे भी 1, इस पे भी 1, और फिर सीधे 2.1 2.2 2.3 इन सब पे आंसर क्या आएगा? 2। तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तब बोलते हैं जब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल आता है ना। अगर ग्राफ की बात करें तो कब बोलते हैं फंक्शन को कॉन्टिन्यूस? और अच्छा बोल, और अच्छा बोल कुछ। जी अब ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही बनती है क्या हर बार? वो तो स्ट्रेट लाइन वाले में बनेगी ना भाई, पैराबोला हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस तब बोलते हैं जब उसमें ड्रॉ करने पर कहीं ब्रेक नहीं आता। और जबकि इसके फंक्शन में क्या बनता है, ऐसे करके ये ब्रेक, ये ब्रेक, ये ब्रेक, सारे ब्रेक ही तो हैं। और क्या है, फंक्शन यहां से लेके यहां तक चला, बीच वाली वैल्यू गायब हो गई, सीधे 1 पे आ जाता था। फिर यहां से यहां तक चला, ये वाली सारी वैल्यू गायब, फिर 2 पे आया था सीधे। तो सारे ब्रेक ही तो हैं। तो ग्राफ बना के सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएं। और या फिर और तरीका देखें, अगर हमने 1 पे दिखा दिया करके तो क्या माना जाएगा? अगर हमने x = 1 पे दिखा दिया
तो फिर वो कॉन्टिन्यूटी 1 किलो जाएगी, बस 2 पे नहीं मानी जाएगी फिर वो। तो हमें सारे इंटीजर्स पे दिखाना है। लेट करा जाए x इज इक्वल टू ए बी एनी इंटीजर। अब सारे इंटीजर्स के लिए हो गया काम ये, ठीक है ना। एल एच एल यानी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, तो यही है बॉक्स एक्स। अब देखो किस तरीके से हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि a माइनस का मतलब इस बार हम वो a माइनस एच लेट नहीं करेंगे, देखते रहो कैसे कर रहे हैं। जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है फंक्शन, अब अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ी देर के लिए इस a को, जो कि एक इंटीजर था, आप कोई रियल वैल्यू लेट कर लो, 4 5 6, मान लो 4 ले लिया, तो 4 के ऊपर माइनस का मतलब क्या है, 4 माइनस का मतलब 4 से थोड़ी अपॉन कहां से आ गया, ये बैठ गई आज, 4 से थोड़ा सा कम, यानी 3.99 ऐसी कुछ वैल्यू। जब वो 3.99 जैसी वैल्यू को यहां पुट करोगे तो आंसर क्या देगी वो, 3। बॉक्स फंक्शन है ना, तो 3.99 पे 3 देगा वो। यानी आपको क्या लगा, जब आप यहाँ 4 लेके चल रहे हो तो आंसर कितना आया, एक इंटीजर कम हो गया नहीं हो गया। अगर यहाँ 5 के ऊपर माइनस होता तो 4.99 जैसी वैल्यू पुट होती यहाँ पर कुछ, और बॉक्स आंसर हमें कितना देता फिर 4। तो 5 लेके चले तो 4 आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ए लेके चलोगे, आपको नहीं लगता आंसर क्या आना चाहिए फिर, बिल्कुल आप जो इंटीजर लेके चल रहे हो उससे एक कम आ रहा है इंटीजर आंसर। तो एलएचएल ने हमको दिया a-1, ठीक है जी। अब देखें आपकी बुद्धि आरएचएल के लिए भी काम करेगी नहीं करेगी। चलिए फिर से लिख दूं यहाँ बॉक्स एक्स। अब बताओ, अब फिर से 4 लें, अगर कोई इंटीजर 4 था तो 4 से हल्की सी बड़ी वैल्यू 4.01 या 4.1 जैसा कुछ होगा, उसको यहाँ पुट करो, तो ये बॉक्स क्या आंसर देगा, ये बोली सर, ये बोली सर, यहाँ a-1 तो वो a+1 देगा। 4 लेके देखिए 5 आ रहा है क्या आंसर, तो 4.01 पुट करिए यहाँ, तो ये बॉक्स कितना आंसर देगा, 5 तो नहीं दे रहा, 4.01 जो है वो 4 ही देगा। तो 4 लेके चले और 4 ही आ रहा है आंसर। तो जब ए लेके चलेंगे ए ही आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एलएचएल इक्वल नहीं है आरएचएल के। इसका क्या मतलब हुआ, एट ऑल इंटीजर पॉइंट जरूरी है बताना, ये हर जगह डिसकंटिन्यूअस नहीं है, केवल इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। अभी छोटा सा और काम करना पड़ेगा। चलिए करें अगला, x इज इक्वल टू बी एनी रियल वैल्यू अदर देन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अलावा भी चेक करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे केवल इंटीजर नहीं होते, रियल नंबर भी होते हैं, 1.2 1.3 ऐसे नंबर भी होते हैं। तो जरा उन पे चेक करें एक बार। तो x इज इक्वल टू बी तो हो गया ना, ठीक है जी। LHL लिमिट x टेंड्स टू b माइनस। अब बताओ इसे कैसे पढ़ोगे आप। अब b की वैल्यू कोई ऐसी लेट करो जो इंटीजर नहीं थी थोड़ी देर के लिए, कुछ भी 1.5 मान लिया, 1.5 नितिकांक्षा जी को खुश कर लेते हैं। चलो 1.5 के ऊपर माइनस का मतलब क्या हुआ, थोड़ी छोटी, यानी 1.4 पुट करो यहाँ 1.4, बताओ कितना आएगा आंसर 1। आप 1.5 लेके चले और आंसर आ रहा है 1। क्या बोलेंगे इस आंसर को, इंटीजर पार्ट ऑफ द रियल वैल्यू ऐसे बोल लें, या इंटीजर पार्ट ऑफ द बी ऐसे बोल लें, क्योंकि जो भी आप बी लेके चलोगे उसका इंटीजर पार्ट आ जाएगा आंसर। 1.5 लेके चले तो उसका इंटीजर पार्ट 1 है, ठीक है। तो यहां पर लिख दूं कि इंटीजर पार्ट ऑफ बी, आपने जो भी वैल्यू लेट करी होगी, जैसे 1.5 ली थी तो उससे छोटी सी माइनस यानी उससे थोड़ा सा पीछे रखने पर फंक्शन ने हमको उसका इंटीजर पार्ट यानी 1 दे दिया आंसर। चलिए आरएचएल यानी लिमिट x टेंड्स टू b प्लस बॉक्स x। अब नितिकांक्षा जी की वैल्यू रखी जाएगी फिर से, 1.5 रखो फिर से यहाँ। अब 1.5 के ऊपर हल्की सी वैल्यू बढ़ा दी जाए, यानी 1.51 1.52 1.6 कुछ भी रखो वैल्यू आप यहाँ पर, तो आंसर क्या मिलेगा 1। तो क्या सेम नहीं मिल रहा, इससे यही आंसर आएगा यहाँ भी, इंटीजर पार्ट ऑफ बी, सही है। और अगर ये एलएचएल आ गया, ये आरएचएल आ गया, एक तीसरी वैल्यू भी होती है ना एफ ऑफ ए। तो अब अगर यहां पर आप एफ ऑफ बी निकालो तो ये तो बॉक्स के अंदर बी रखा जाएगा।
अब 1.5 सोचा था आपने पहले, 1.5 पुट करोगे तो फिर तो 1 आएगा ही आएगा आंसर। तो इसके इक्वल में भी फिर से ये लिख दें, इंटीजर पार्ट ऑफ बी, तो तीनों इक्वल आ गए नहीं आ गए? क्या मतलब हुआ इसका? कंक्लूजन बताइए। रियल वैल्यू ऑफ जेड, द फंक्शन एक्स, यानी द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स अदर देन इंटीजर, ऐसे बोल लो। फंक्शन सारे पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा सिवाय इंटीजर्स के। ये बॉक्स फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा सिवाय इंटीजर्स के। एग्जांपल नंबर 15 जो हम लोग कर रहे थे उसमें केवल इंटीजर पॉइंट्स पे कहा है, देखो करके हमने रियल पे भी दिखा दिया करके, ठीक है। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने 16 तक कर लिए थे। 17th क्वेश्चन पढ़िए जरा एक्सरसाइज का 5.1 का। इसमें कह रहा है कि फाइंड करिए रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज ये कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3। अगर फंक्शन हमें पहले से बोल दिया कि 3 पे कॉन्टिन्यूस है, क्या मतलब इस बात का? तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 3, ये तीनों चीजें लेके चलनी है इस बार, ढूंढनी तीनों पड़ेंगी। LHL ढूंढना पहले, फिर RHL ढूंढना और f ऑफ 3, उनको इक्वल कर देना बस, अपने आप आपका A और B के बीच का रिलेशन आ जाएगा। करने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किसी ने ट्राई तो नहीं करा? चलो करोगे तब बात करेंगे इसके बारे में। अलग नहीं है कुछ। जब आप देखो इस बार हमें कॉन्टिन्यूस 0 पे बोल दिया उसने कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है, पूरा पढ़। हर क्वेश्चन मार्क का मतलब ये नहीं होता कि पूछ रहा है वो, लैम्डा पूछ रहा है वो, लेकिन फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0 लेके चलना। आप किसी को भी तीनों में से किसी के इक्वल करने पर लैम्डा मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। मिलेगा या नहीं वो तभी चलेगा बता जब हम स्वयं उसे लिखेंगे। चलिए देखो 19वां क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है जैसे अभी हमने एग्जांपल नंबर 15 किया। शो करो फंक्शन जो जी एक्स दिया है x माइनस बॉक्स एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हमने तो बॉक्स एक्स किया था केवल, ये x माइनस बॉक्स एक्स कैसे होगा? फिर बिल्कुल होगा तो उस तरीके से, लेकिन कहां चेंज जाएंगे? a मान लेंगे पहले इंटीग्रल पॉइंट पे किसी को a, तो LHL जब निकालेंगे ये है नंबर क्या है हमारा, ये 19। fx की वैल्यू x माइनस बॉक्स एक्स है, जब LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस पे x माइनस बॉक्स एक्स लिखोगे आप, ठीक है। अब जब आपको मैं कहूंगा a से कोई छोटी वैल्यू पुट करो तो आप इस वाले हिस्से को क्या बोलोगे? a माइनस 1। अभी तो बताया सबसे पहले ये वाला हिस्सा a माइनस 1 आएगा, लेकिन ना इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है तो वही है लेट x इज इक्वल टू a माइनस h वाला, उससे h 0 हो जाएगा तो बचेगा तो केवल a ही यहाँ पर, यानी ये a माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर तो a ही पुट होगी, यानी ये a बचेगा। और ये हिस्सा हमने निकाला था थोड़ी देर पहले a माइनस 1, जो कि a माइनस a LHL आएगा हमारा फिर 1। अब सेम तरीके से RHL निकाल लेंगे। RHL में बताना ये क्या आया करता था, ये तो चलो a ही पुट होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू भी तो a आती थी। LHL 1 आएगा, RHL हमारा 0 आएगा, जिस वजह से ये भी डिसकॉन्टिन्यूस ही रहेगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ओके 19 के बाद 20th क्वेश्चन देखो। क्या ये फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन x इक्वल टू 5 है? इसको तो उस तरीके से कर लेना अपने फॉर्मेलिटी वाले तरीके से, जब 2-3 ब्रैकेट की वैल्यू लिखी होती है तो LHL RHL निकालते हैं। जब किसी एक ही वैल्यू पे एक ही फंक्शन दे रखा है तो फिर तो सिंपल तरीके से हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू f ऑफ a वाले तरीके से। ओके रही बात क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में 3 फंक्शन है, 3 पार्ट है, मतलब एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक बार साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक बार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मुझे बताइए साइन एक्स अपने आप में किस तरह का फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस होता है या नहीं होता? क्यों होता है जोशी जी? बिल्कुल सही, क्योंकि ग्राफ उसका कॉन्टिन्यूस चलता है, कहीं ब्रेक नहीं होता साइन एक्स का ग्राफ। अब जरा बात करो कॉस एक्स की, तो बहुत 0 से तो शुरू नहीं होता, 1 से होता, लेकिन चलता तो ऐसे ही है। तो साइन एक्स भी अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स भी अपने आप में कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर 2 फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उन दोनों फंक्शंस का सम भी कॉन्टिन्यूस आएगा, डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूस आएगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस आएगा, डिवीजन भी कॉन्टिन्यूस आएगा।
ओके, तो क्या से करेंगे, पेज पलटेंगे पहले, ठीक है ना, और हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 17 को। एग्जाम्पल नंबर 17 को, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। मिला? अब देखो इसे कैसे किया इसने, कोई खास अलग काम नहीं कर रखा। देखो इस तरह से साइन किया, ऐसे कॉस भी हो जाएगा। साइन में जब आप ए पे चेक करोगे तो वो x इज इक्वल टू ए प्लस एच करना पड़ेगा, और ए प्लस एच में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया इन्हें, साइन ए कॉस एच प्लस कॉस ए साइन एच, एच को जीरो डाल दिया, सारे हट के साइन ए बचा वो, और फिर एफ ऑफ ए निकालेगा वो भी साइन ए ही आएगा, तो हो गया ना इक्वल। तो साइन कॉन्टिन्यूस हो गया नहीं हो गया, इस तरीके से। और हम अपनी तरीके से लिख सकते हैं ग्राफ बना के कि वी ऑल नो दैट साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एज वी कैन सी इन द ग्राफ। तो ठीक है, अब लेकिन नई बात हमारे सामने ये है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब कॉन्टिन्यूस होता है। तो आपको जब एग्जांपल नहीं क्वेश्चन वापस आए, 21वां क्वेश्चन जो कर रहे थे एक्सरसाइज का, 21वें का पहला पार्ट जिसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, उसे कैसे करना चाहेंगे। अगर जो ये क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का, तब तो आप सिंपली लिख दो कि सिंस वी ऑल नो दैट साइन एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, है ना, एंड cos x is always every continuous, and we all know that sum of two continuous functions is a continuous function, therefore sin x plus cos x is always continuous। ये लिख सकते हो आप अगर 1 या 2 नंबर का आता है। लेकिन क्वेश्चन 3-4 का है तो आपको पहले sin x वाला काम दिखाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस करके, ऐसा एग्जांपल में था। अभी कोई बड़ा काम नहीं है, एक बार sin x का दिखा दो कॉन्टिन्यूस करके, सिमिलरली cos x वाला लिख देना, सिमिलरली करके नहीं दिखाना cos x को, ठीक है। अब फिर वही बात लिख देना कि इफ sin x इज कॉन्टिन्यूस एंड cos x इज कॉन्टिन्यूस, वी नो दैट एडिशन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। बस। अब सेम काम सेकंड वाले पार्ट में जहां पे sin x माइनस cos x है, सेम काम थर्ड वाले पार्ट में जहां sin x इनटू cos x है। तो फॉर्मेलिटी के तो क्वेश्चन है सारे ये। लेकिन साइन कॉस तो चलो ठीक है, हमने बोल दिया एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसके अलावा भी 4 फंक्शन होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, है ना किरण जी? कौन कौन से? सो रही थी ना, ठीक है ना, जबकि आने वाली थी tan cot sec cosec, फिर से 4 फंक्शन होते हैं। क्या ये भी हर जगह कॉन्टिन्यूस होते होंगे? क्यों? क्योंकि ग्राफ में कॉन्टिन्यूस दिखता ही नहीं इनका, क्योंकि ये कहीं कहीं पर नॉट डिफाइंड भी होते हैं, tan cot sec cosec। तो हम ये कह सकते हैं, जब हमें बोलेगा ना कि tan को कॉन्टिन्यूस बताओ कहाँ कहाँ होता है, तो tan cot sec cosec हर उस जगह पे कॉन्टिन्यूस होते हैं जिस जगह पे वो डिफाइंड होते हैं। वो जिस जगह डिफाइंड नहीं होते वहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं होते। जरा tan की बात करेंगे, tan कहां पे होता है फिर डिसकॉन्टिन्यूस? 90 पे, 90 पे नॉट डिफाइंड है, यानी tan 90 पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। अब जरा कोसेक की बात है ना, कोसेक किस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा? 0 पे। क्यों? क्योंकि कोसेक होता है 1/sin0। अब नीचे वाली वैल्यू 0 पे होती है sin 0, तो यानी कोसेक 0 पे नॉट डिफाइंड होगा। इस तरीके से कॉसेक का भी चल जाएगा पता हमको, यानी जो फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, हर जगह डिफाइंड होता है, वो हर जगह कॉन्टिन्यूस हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, यानी उनका ग्राफ वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी वो क्लियरली वहां पर डिसकॉन्टिन्यूस ही होंगे, ठीक है। चलिए, तो 22वां क्वेश्चन देखो, वही है, डिस्कस करो कोसाइन, कोसिकेंट, सिकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये तीनों फिर से वही आ गए ट्रिग्नोमेट्री वाले। 23वां क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, और क्या है नीचे x+1। ये अगला, अब ऑल पॉइंट से फिर से समझ जाना चाहिए आपको कि 3 केस बनेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम केवल कर रहे हैं थर्ड केस। 1, 2 तो आपको सब चल गया, बताओ फॉर्मेलिटी वाले हैं, वो तो होने ही होने। चलिए, तो केस 3 LHL क्या लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा पे, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स। तो आप लेट करोगे ना यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या? 0 माइनस h, जिससे h क्या हो जाएगा? 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन का जो एंगल है x की जगह पे डलेगा 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब बताओ, ये 0 तो हट जाएगा वैसे भी, ये साइन ऑफ माइनस h बन जाएगा ना, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा, जो कि क्या होता है? माइनस साइन थीटा। अपॉन में तो माइनस का h दिख ही रहा है, कट गए दोनों। अब ये 11th वाला फॉर्मूला है,
साइन लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 होती है। अब जरा बात करें आरएचएल की, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी जब, तो फंक्शन कौन सा है देखो, एक्स प्लस 1। फिर लेट करेंगे 0 प्लस एच, जिसकी वजह से एच 0 हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह डलेगी 0 प्लस एच वाली वैल्यू और प्लस का 1 ऐसे कैसा। अब एच को 0 डाल दें अगर, तब भी तो वैल्यू 1 ही आ रही है और एलएचएल भी 1 था। अब एलएचएल इक्वल आ गया आरएचएल के, बचा क्या, एफ ऑफ 0। कौन सा वाला केस लोगे देखो, 0 में एक्स वैल्यू 0 पे ये लोगे, ये वाला लोगे, नीचे वाला, यानी कि 0 प्लस 1 जो कि अगेन 1। तो एल एच एल इक्वल आ गया है आर एच एल के, इक्वल आ गया है एफ ऑफ 0 के। तो कह सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। बोलिए कोई समस्या, कॉन्टिन्यूटी समझ में आ रही नहीं आ रही। अब असली मजा आएगा अगली क्लास में, क्योंकि उसमें हम एनसीईआरटी के अलावा जो अच्छे क्वेश्चन है वो करेंगे, केवल एडिशनल, यस, बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें हम। लेकिन वो तभी हो पाएंगे जब हमारे एनसीईआरटी के सारे आते होंगे। किरण ने अब शुरू करा उतारना, अभी तो किरण यहाँ पे है, केस 4 नहीं केस 3 है वो। ध्यान से देखो, ध्यान से, इस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस है देख, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है देख, इस पॉइंट पे वो इधर अलग है वो अलग है। जूम करके देख लेंगे वीडियो में, कुछ भी कह लो अब तो, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूस है और ये 3 है। ये अच्छा सा बना दो 3 से। अब देखिए अब 3 है क्या, 24 एफ एक्स की वैल्यू दी एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, जब एक्स 0 के इक्वल नहीं है। और अगली वाली वैल्यू क्या है, 0 जब x इक्वल टू 0 है। अब फिर से क्वांटिटी चेक करने को बोल रहे हैं ऑल पॉइंट्स पे, तो हम तो 0 पे करेंगे अभी केवल केस 3 वाला, ठीक है, ठीक है वही मतलब। तो चलिए एलएचएल निकालने पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x की वैल्यू 0 छोटी है तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ऊपर वाला लेगा नॉट इक्वल टू 0 वाला, तो एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। कोई समस्या। अब फिर वही काम हो जाएगा लेट वाला, एक्स 0 माइनस एच हो जाएगा, एच टेंड्स टू 0, तो ये बढ़ा जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह डलेगा 0 माइनस एच का स्क्वायर, और यहां भी साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच। बताओ कोई समस्या यहां तक। अब माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे दिखना चाहिए ना, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन, देखो देखो 1 अपॉन माइनस एच, यानी माइनस ऊपर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा बचना चाहिए ना। अब हमारे सामने एक समस्या है, अब आप मुझे कहोगे कि सर ये साइन एक्स, इसको एच को नीचे ले जाएं, एच को नीचे ले जाएं तो साइन एच अपॉन एच जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी फॉर्म 1 वाली, वो बन सकती है, लेकिन नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म थी, साइन 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म नहीं थी वो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका खास जो है वो ये कि आप एच को अगर 0 पुट करते हैं तो साइन का एंगल क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, यस, साइन का एंगल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या फर्क पड़ता है साइन के ऊपर उसका, इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं लिख के दिखाता हूं, और एच की वैल्यू 0 डलेगी यहां पर, तो 0 इंटू, बोल 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 क्या, 0 तो आएगा, लेकिन आप यहां इनफाइनाइट लिख सकते ना, साइन इनफाइनाइट नहीं, आप खुद सोच के बताओ साइन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होती है, 1 और -1। आप एंगल यहां पे साइन का कुछ भी डाल दो, कुछ भी एंगल यहां पे साइन का कुछ भी हो, लेकिन इस पूरे की जो आउटपुट आएगी वो -1 से +1 के बीच में आएगी, कुछ ना कुछ, बस उसके बाहर जा ही नहीं सकती वो, साइन की रेंज ही जो है वो -1 से +1 तक है बस। तो -1 से +1 तक इसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, उसकी इंटू जब 0 से करी जाएगी तो आंसर विल बी 0। यही लाइन है मेन। तो आपको इसकी जगह पे क्या लिखना है, एनी ऑसिलेटिंग वैल्यू, खतरनाक शब्द आ गया ना ये, एक काम करते हैं, हाँ फिजिक्स का पार्ट आ गया थोड़ा सा, एक्चुअली हमें पता नहीं ना वैल्यू -1 से +1 के बीच में क्या आएगी। तो आप एक काम करो, अगर ये ऑसिलेटिंग शब्द आपको खटक रहा है तो आप लिखो एनी
वैल्यू बिलोंग्स टू ऐसे। अब मैथमेटिक्स वाला पार्ट आ गया, देखो 0 इंटू एनी वैल्यू बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। अब ठीक है ना, तो एलएचएल क्या आ गया 0, इसलिए क्वेश्चन अच्छा है ये। अब एलएचएल 0 आया तो सेम काम आरएचएल में भी कर लेंगे, अब वो भी 0 आएगा और एफ ऑफ 0 देखो वो 0 पहले से ही है, तो फंक्शन आरएचएल में भी यही आएगा ऊपर वाला नॉट इक्वल टू वाला केस ही। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पर। ओके, तो ये अच्छा अलग क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक खत्म कर देंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 25 तक खत्म कर देंगे। 26, 27, 28, 29 में हमको फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है, के फाइंड करना है। के फाइंड करना है, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए होता है। लेकिन आप एक बात सुनो, देखो जब आप 26वां क्वेश्चन करोगे, 26वें क्वेश्चन में π/2 दिया है, तो आप एलएचएल और आरएचएल दोनों केसेस में एफएक्स क्या लोगे, ऊपर वाला एफएक्स क्या लोगे। देखो नॉट इक्वल वाला केस है, नॉट इक्वल में इसमें भी तो दोनों जगह पे ये आ रहा था, तो आपको एलएचएल और आरएचएल दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है वो कॉन्टिन्यूअस है, एलएचएल में भी फंक्शन वही है, आरएचएल में भी फंक्शन वही है, तो आउटपुट दोनों की सेम आएगी। तो आप एलएचएल आरएचएल जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो वाला निकाल देना, और हर कोई आरएचएल में कंफर्टेबल होता है, माइनस का चक्कर नहीं पड़ता उसमें। आप लिख भले देना कि सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 देयरफॉर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो आप इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दिखा देना निकाल के, बस आरएचएल और एफ ऑफ ए, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तभी होता है जब एलएचएल आरएचएल में सेम फंक्शन यूज करा जाता है। 27 में अलग है, 28 में अलग है, 29 में अलग है। इनमें आपको सारे करने पड़ेंगे, एलएचएल भी, आरएचएल भी, एफ ऑफ ए भी। 30 तक के, 30 वाले में भी तो एयर भी फाइंड करने हैं, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन ट्राई करेंगे 30 तक के। जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसे अगली क्लास यानी परसों डिस्कस करेंगे। और परसों ये नीचे वाले जो 4 क्वेश्चन हैं इनका करने का तरीका अलग है। 31, 32, 33, 34 इनका तरीका अलग है, इन्हें परसों सीखेंगे अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एडिशनल क्वेश्चन। एक्सरसाइज के शुरू वाले वो तो कर लेना, फॉर्मेलिटी वाले सिंपल है, वो तो फॉर्मेलिटी वाले तरीके से हो जाएंगे तो सारे, ठीक है।